ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन कीजिए प्रियांशु। अमूल गुजरात, ओके फाइन। टॉपिक बहुत अच्छा है। और अमूल का जो शुरुआत हुई आनंद गुजरात से। अगर अमूल नहीं होता तो फिर हम लोग को बहुत सारा जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो बाबू इंपोर्ट करना पड़ जाता। बाहर का ही हम लोग चीज खाते, जो चीज हम लोगों ने खाया सस्ते में खिला दिया इन लोगों ने। और भी बहुत सारा जो मतलब वाइट रेवोल्यूशन का पूरा एकदम ठीक है। ठीक है, मतलब आप कुछ बोलिए इस पे, मुस्कान प्लीज प्रेजेंट कीजिए। यस सर। सर हम्म, सबसे पहले अमूल हम लोग को नॉर्मली लगता था कि अमूल एक नाम है, बट इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। ये हम्म। 1946 में ये फॉर्म हुआ था, और उस समय मेनली था कि जो फार्मर्स थे वो लोग दूध ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, बट उनका जो दूध था वो बाहर मार्केट में बिक नहीं पा रहा था, तो इन लोगों को कुछ कंपटीशन को फेस करना पड़ा। और उसके बाद जो अमूल के फार्मर थे उन्होंने इन फार्मर्स को हेल्प किया, और वो फार्मर्स फिर मुंबई में अपने दूध को तो सेल करने लगा, एंड एक अमूल के फाउंडर कॉम्पिटिटिव कौन थे? अमूल के फाउंडर कौन थे? था। अमूल के फाउंडर बाबू ये नाम कोरियन वर्गीज कुरियन, इतना मतलब ना हेजिटेशन वाइट में क्यों बोल रही हो? बहुत बड़े आदमी थे और बहुत मतलब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी। इन्होंने मतलब आपके जनरेशन पे, मेरे जनरेशन पे इन्होंने बाबू एहसान किया है। तभी हम लोग बहुत सारा मिल्क प्रोडक्ट जो है ना, बटर है, ये सब है, आसानी से खा सकते हैं। ये वर्गीज कुरियन बहुत बड़े आदमी, बहुत शानदार आदमी, प्रैक्टिसिंग इंडियन। डोंट थिंक व्हाट इंडिया हैज गिवन टू यू, थिंक व्हाट यू हैव गिवन टू इंडिया। वर्गीज कुरियन इज दैट। मतलब वर्गीज कुरियन साहब ने पूरा एम्प्लॉयमेंट दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, हेल्थ प्रोडक्ट दिया, सेहत बनाया इंडिया का। खैर आगे बोलिए। ये स्लाइड से पढ़ते हैं सर। अमूल formed in 1946 at Anand district in the state of Gujarat, India. हम्म, हम्म, गुजरात के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट आनंद में इसका फॉर्मेशन हुआ। अमूल हम्म। has spurred the white revolution of India, which has made India the largest producer of milk and milk products in the world. उसी टाइम व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, और आई गेस अमूल के कारण ही दूध का प्रोडक्शन इतना ह्यूज लेवल पे बढ़ा। एग्जैक्टली। इट इज ऑल्सो दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेजिटेरियन चीज ब्रांड। अगर कोई चीज खरीदता है तो मेनली लोग अमूल को ही जानते हैं। अमूल दही, अभी तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, अमूल दसी, अमूल दही, अमूल लस्सी और चीज, पनीर एक्सेट्रा। अमूल हैज एंटर्ड अमूल ओवरसीज चीज के मार्केट। बारे में जितने भी लोग जो अमूल चीज को रेगुलर खाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, तो हम अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर रहे हैं कि अगर हम मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे ऑलमाइटी से कि वहां जो भी खाना मिले तो चीज भी मिले, अमूल चीज। दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर, जो टेस्ट है अमूल चीज का। तो खैर मतलब हम सिर्फ अपनी बात बोल रहे हैं। आई वॉन्ट अमूल चीज टू बी सर्व इन हेवन एज वेल इन माई नेक्स्ट लाइफ। इसका इतना जबरदस्त टेस्ट है। आगे बोलिए। Amul has entered overseas markets such as Mauritius, UAE, USA, Bangladesh, Australia, China, Singapore, Hong Kong, and a few South African countries. नॉर्मली पहले तो इंडिया में स्टार्ट किया, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को स्प्रेड करता गया। It's ग्रेट। bid to enter Japanese market in 1994 but has not succeeded, but now it has fresh plans of flooding the Japanese market. उस समय 1994 में जब ये चाहा कि बाकी ओवरसीज कंट्रीज की तरह जापानीज को भी इंटर करे, उस समय नहीं कर पाया, मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा, बट अब वो इसके लिए फ्रेश प्लान बनाया कि जापानीज मार्केट को दूध, दही और बटर से भर देगा। Amul's birth is indelibly linked to the freedom movement in India, क्योंकि उस समय 1946 में ये बना है और 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है। तो शायद लोग जो विदेशी दूध और दही खरीदते थे
उससे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी निकाले कि हाँ अपने कंट्री का दूध दही यूज कर सकते हैं, तो इसको फ्रीडम मूवमेंट से भी कनेक्ट कर लिया। द फर्स्ट अमूल कोऑपरेटिव वाज द रिजल्ट ऑफ ए फार्मर्स, और फार्मर्स ने मिलकर ही अमूल कोऑपरेटिव का फाउंड किया हम था। लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं मुस्कान कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है, कुल मिला के जब आजादी मिली है ना, फ्रीडम, उस टाइम सब कुछ एकदम टॉपसी टर्वी था, सब चीज बिखरा हुआ था, रोजगार नहीं है, बहुत जगह बर्बादी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो इंडिया को लेफ्ट करके गए तो उन्होंने जीडीपी जो वो था वो आपका 23% हुआ करता था एक जमाने में, और उसके बाद वो 2% पे डिटोरिएट कर दिया था। मतलब दे ड्रेन्ड इंडिया जस्ट लाइक द पैरासाइट्स सकिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी। पैरासाइट एग्जैक्टली। समझते हैं ना, बहुत सारा जानवर ऐसा होता है जो दूसरे जानवर पे रहता है और उसका खुद चूसा सकता है। पोस्ट पे। तो ब्रिटिशर ने तो वही काम किया, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग जो है, ठीक है, अब देखिएगा उस टाइम जितनी भी कंपनी है, तो उन लोगों ने इस व्हाइट रेवोल्यूशन के ना मीडियम से सब लोगों को एक सूत्र में बांधा, रोजगार दिया, सेटल किया। जितना जो ब्रिटिशर्स ने सदमा जुल्म किया था, उससे बाहर निकाला कि चलो जो हो गया, अब हम लोग काम करते हैं। तो ट्रॉमा जो होता है ना, ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? ट्रॉमेटिक, सदमा समझते हैं, सदमा, ठीक है। तो भाई काम करते हैं, चलिए उससे, उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं। तो इट जस्ट नॉट अबाउट प्रोवाइडिंग मिल्क एंड बटर एंड चीज, नहीं, वो पूरे जो इंडियंस हैं, जितने लोग हैं, उनको इस ट्रॉमा से निकाला जाए और फिर आइए कामयाबी की तरफ, ये था। खैर आगे पढ़िए। सरदार वल्लभ भाई पटेल विजन टू ऑर्गेनाइज फार्मर्स, उस समय जो मेन फ्रीडम फाइटर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया कि फार्मर्स का ग्रोथ भी होगा और दूध दही बाहर बिकेगा भी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन हु फाउंडेड अमूल, और एज आई सेड डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमूल के फाउंडर थे। Established in 1946, two society collected 250 liters of milk. 1946 में स्टैब्लिश हुआ था। उस समय दो सोसाइटी थी जो 250 लीटर मिल्क उनको चाहिए था। Competed with Paulson's to supply milk to Bombay. उस समय इनका कॉम्पिटिटर था पॉल्सन, वही सारा दूध बॉम्बे को सप्लाई करता था। बट इन फार्मर्स ने सोचा कि अगर ये पोल्सन डेयरी के बारे में कुछ जानती हैं? पोल्सन डेयरी पहले ये बहुत बड़ा स्टोर था। पोल्सन डेयरी का आपका जो प्लांट है वो अब तो बंद हो गया, वहां पे है आपका दानापुर में है, बाटा का जो शोरूम है दानापुर में, दीघा के आगे, उधर ही बहुत बड़ा। तो खैर ठीक, आगे बढ़िए। अब तो इसका मार्केट बहुत कम हो गया है, और उस समय पॉल्सन ही बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा था, बट अमूल ने चाहा कि उसको डिप्रेस करे और फिर अपना जगह बनाया। 1952 में बॉम्बे गवर्नमेंट टर्मिनेटेड पॉल्सन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड साइंड विद अमूल, और बॉम्बे गवर्नमेंट ने 1952 में पॉल्सन्स को हटाकर अमूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि वो उनको दूध डिलीवर करे और दूध के सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर करे। 1955 dairy and milk powder plant was established with aid from the United Nations Children's Fund. यूनिसेफ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंड है जिसमें चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन, खाने पीने की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो इससे भी कनेक्ट हो गया, तो एक तरह से सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहा था। 1960 Amul pioneered production of milk powder and baby food from buffalo milk. buffalo milk I guess babies के लिए अच्छा होता है, तो ऐसे तो लोग मिल्क पाउडर से भी दूध बना लेते थे, मगर इन्होंने जो दूध बनाया वो बफेलो मिल्क से बनाया, जो कि बेबी भी ले सके, मतलब हर एक जनरेशन को टारगेट किया। और मिल्क पाउडर भी बनाया कि जिस कंट्री में दूध ज्यादा नहीं है, अगर दूध तो नॉर्मली 2 से 3 दिन में फट जाता है, तो वहाँ मिल्क पाउडर बनाया ताकि वो मिल्क 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक चल सके। अमूल मीट्स प्रोड्यूसर डिमांड फॉर क्रिटिकल इनपुट्स, वेटनरी सर्विस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड फीड। जिन लोगों को वेटनरी सर्विसेज यानी जो गाय वगैरह का, ये लोग गाय या बफेलो को दूध लेते थे, तो उन सबको भी जो सर्विसेज दे सकते थे, जो खाने पीने का चीज वो दे देते थे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड फीड, उन सबको मतलब आई गेस चारा वगैरह वो सब में भी हेल्प करा उन्होंने। टुडे अमूल मेंबर्स सप्लाई मोर देन 9.2 मिलियन लीटर ऑफ मिल्क पर डे। पर डे? यस सर। वेरी गुड। Amul sells 3690 tons of cattle's feed every year. और दूध तो बेचता ही है, साथ में 3690 टन कैटल फीड, जो उन लोगों को चारा भूसा वगैरह दिया जाता है, वो भी सेल करता है।
ग्रेट। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1973, फॉर्म तो हम्म, हुआ था 1946 में, मगर फुल्ली एस्टैब्लिश्ड हुआ 1973 में। अभी जो हम्म, मेंबर्स हैं, तो 17 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, 15 मेंबर हम्म, एंड 2 नॉमिनल मेंबर, 17 डिस्ट्रिक्ट के मेंबर सब हैं। नंबर ऑफ हम्म, प्रोड्यूसर मेंबर जो प्रोड्यूस करे, इट मींस जो एम्प्लॉयज है वो 3.03 मिलियन है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। नंबर ऑफ विलेज सोसाइटी 15,712। इतने सारे सोसाइटीज को, मतलब इतने सारे विलेजेस में जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था और जिनका दूध वेस्ट हो रहा था, उन सबको कनेक्ट करके उन सब के हम्म, लिए भी एम्प्लॉयमेंट जगह है और उन सबका दूध भी बिक रहा है, तो उनको पैसा भी मिल रहा है। हम्म, टोटल मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी पर डे 13.67 मिलियन लीटर पर डे। इतना दूध एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम्म। मिल्क कलेक्शन टोटल मतलब 250 लीटर से शुरू हुआ और अब है कि 13.67 million liters. So just see the transition and the travel. बहुत शानदार। ठीक है। मिल्क कलेक्शन 2010 से 2011 के बीच में इन्होंने 3.45 बिलियन लीटर दूध कलेक्ट किया था। मतलब दूध तो सारा ये खुद बनाते नहीं थे, अलग अलग फार्मर्स से कलेक्ट करते थे, तो 3.5 बिलियन के आसपास दूध इन्होंने लिया था। मिल्क कलेक्शन डेली एवरेज 9.2 मिलियन लीटर्स, ऑलमोस्ट 12 मिलियन, मतलब 12 मिलियन के आसपास तो डेली ये प्रोड्यूस करवाते हैं या उनसे कलेक्शन लेते हैं। कलेक्शन कलेक्शन। यस। मिल्क ड्राइंग कैपेसिटी 64 meters मेट्रिक्स मिल्क, ओ पर डे। वो जो 647 पाउडर metrics पाउडर per day। बनेगा, यस सर, जो पाउडर पाउडर बनेगा। कंडेंस मिल्क। कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो गाय भैंस को जो चारा वगैरह देते हैं, तो 3690 metrics per day। मेट्रिक टन। सेल्स टर्नओवर मेट्रिक metrics टन्स। टन। मेट्रिक टन्स। यस सर। मेट्रिक टन्स। सेल्स टर्नओवर, उस समय इनका सेल्स टर्नओवर अप्रोक्स 10,000 करोड़ था 2010 से 11 के बीच में। तो अब तो 10 साल का डिफरेंस है, तो आई गेस इसका डबल और ट्रिपल तो हो ही गया होगा। The Amul model of dairy development is a three-tiered structure with the dairy cooperative society at the टायर्ड village नहीं level। होगा, टियर टियर है। AC3 AC1 टियर, T2 है टियर्ड, क्योंकि वो Three टियर इस tiered, कैटेगरी है ना। जैसे एसी अलग एसी अलग वन लेवल्स पे। AC1 AC2 AC3 होता है ना, यस सर। तो उसको कैसे बोलते, क्या लिखा जाता है? 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर, कैटेगरी है सब। खैर आगे बढ़िए। The Amul model of dairy development is a three-tiered structure with a dairy cooperative society at village level, federated under a milk union at district level, and a federation of member unions at a state level। मतलब एग्जैक्टली। विलेज लेवल पे सबसे दूध कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनसे काम कराते हैं, और स्टेट लेवल में लाइक स्टेट को ही वो सेल कर रहे हैं अपना सारा दूध, तो 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। विलेज लेवल में 200 मेंबर है और 8-9 मेंबर्स का एक कमेटी बन रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और अप्रोक्स 900 मेंबर्स हैं। स्टेट फेडरेशंस में मेंबर्स आर चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव एंड एक्स ऑफिशियल मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनडीडीबी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव ऑफ द सोसाइटी मैनेजमेंट। इट मींस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेड होते हैं उन सबको एज अ स्टेट फेडरेशन में मेंबर्स लिया जाता है, और वो एनडीडीबी के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। ओके। इनके सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था कि लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। जब इनको सबसे पहले मार्केट में उतरना था, तो जो पॉल्सन इनका कॉम्पिटिटर था उनसे कम प्राइस में इन्होंने अपना दूध, दही और मिल्क के सारे प्रोडक्ट सेल किए, ताकि इनका पहले बेस बन जाए। रोबस्ट सप्लाई चेन, उस समय उनका सप्लाई चेन पूरा स्लो था, मगर फिर भी फार्मर सबको जब कलेक्ट करते गए तो उनका सप्लाई चेन बहुत अच्छा होते गया। कभी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं आए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए इनका सक्सेस होते गया। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आई मीन प्राइस प्लेस प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा के इतने सारे मेंबर्स थे, तो सब मेंबर्स ने मिलकर काम किया, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होते गया। एंड डाइवर्स प्रोडक्ट मिक्स, स्टार्टिंग में तो बस दूध से स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे दूध का जितना भी प्रोडक्ट है, लाइक कंडेंस मिल्क हो गया, चीज है, बटर है, पनीर है,
उन सारे प्रोडक्ट्स पे अपना ध्यान दिया और एक बैलेंस वे में काम किया ताकि सब पे फोकस कर सके। टेक्नोलॉजी एंड ई इनिशिएटिव्स, इट मींस बस दूध के सेक्टर्स में ही नहीं, एक्स्ट्रा जो इनिशिएटिव्स लेते लाइक दिखाया कि कैटल के लिए भी फीड्स तैयार किए ताकि अगर कैटल अच्छा फीड करेंगे तभी तो वो अच्छा दूध दे पाएंगे, तो उसके लिए भी इनिशिएटिव लिया। और टेक्नोलॉजी में आई मीन दूध जो नॉर्मली लोग हाथ से निकालते थे उसके बदले मशीन और फैक्ट्रीज में ऐसा कोई सिस्टम लगाया जिससे कि दूध इजीली निकल जाए ताकि सप्लाई अच्छा हो सके। तो हर जगह अपना बेस बनाते चले गए। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सेल्स रेवेन्यू इन्हें चाहिए था, तो सबसे 3 टियर्ड फीचर्स था। तो सबसे पहले विलेज डेयरी से इन्होंने दूध कलेक्ट किया, उसको डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस में दिया जहां फैक्ट्रीज में ये सारे दूध अच्छे से प्रिपेयर हो, बॉइल किया जाता था, पैस्चराइज किया जाता था, इन सारा का सिस्टम चला। और उसके बाद स्टेट मिल्क फेडरेशन को, जो कि एक स्टेट हर लेवल पे होता, हर स्टेट में होता है, वो सबसे दूध कलेक्ट करते हैं अपने स्टेट में, उसको एंटर कराते हैं, इनटेक कराते हैं, तो उन सबको ये सेल किया। नहीं, ये इतना सिंपल स्लाइड नहीं है, ठीक है। जैसे जो पूरा प्रोसेस है इसमें मूवमेंट ऑफ एरो देखिए, मूवमेंट ऑफ एरो कैसे कैसे जा रहा है। तो पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, ये लोग कलेक्ट करेंगे, ये लोग सबमिट करेंगे, ये लोग इसको प्रोसेस करेंगे, ये लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एकदम से एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इसमें बहुत ज्यादा मैनेजर या सुपरवाइजर उनका रोल नहीं लगता है, मतलब रोल होगा, लेकिन सभी लोग को अपनी अपनी जिम्मेदारी, एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि सब लोग अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और ऑनगोइंग मूवमेंट हो रहा है, मतलब सुबह होगी, ठीक है, लोग अपना कलेक्शन में वैन सब चला जाएगा, ऑटो, मतलब ऑटो फीड में, उसके बाद फिर वो जितना भी कलेक्शन है वो आएगा, उसके बाद उसका सारा प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। अब देखिए 13 डिस्ट्रिक्ट्स है आपका, 176 डिस्ट्रिक्ट्स है, 22 स्टेट्स है, 134.4 मिलियन इन इंडिया है, 3.3 मिलियन गुजरात है। तो कुल मिला के ये जितना जो नंबर है, ठीक है, ये एक तरह का सिस्टम बना दिया, ठीक है, जिसमें अगर मान लीजिए कि हम सुपरवाइजर है, हम अगर मेरी तबीयत खराब है, हम नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा, ठीक है। या मान लीजिए हमने रिजाइन कर दिया, तो रिजाइन कर दिया और दूसरा सुपरवाइजर आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसा सिस्टम जब तक नहीं बनेगा तब तक चीज आगे नहीं बढ़ती है, मतलब इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, या जिसको कहिए कि आप डिसेंट्रलाइज्ड, ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको ये जिम्मेदारी की अदायगी करनी है, ठीक है। एक आदमी ने काम किया, फिर दूसरा आदमी उसको टेक ओवर करेगा, उसको काम करेगा, फिर तीसरा आदमी उसको टेक ओवर करेगा, पूरा सिस्टम एक है, ठीक है। बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम है, जो पिछले स्लाइड में आपने बोला, रॉबस्ट मतलब एबल टू परफॉर्म इन एनी सिचुएशन, एनी टफ सिचुएशन एक्चुअली। फाइन। SWOT analysis of Amul, strength, weakness, opportunities and threats। यानी इनकी क्या स्ट्रेंथ है, किस चीज से ये ज्यादा सक्सेस कर रहे हैं। कुछ तो हर कंपनी के पास वीकनेसेस होती हैं, इनकी वीकनेसेस क्या है, इनको अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिली और क्या थ्रेट्स है, किस चीज से इन्हें डर है या इनको लगता है कि इनको लॉस होगा, इनका सक्सेस डाउन हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ, लार्जेस्ट फूड ब्रांड इन इंडिया, अपने आप को एज अ बिगेस्ट फूड ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि अमूल ने सिर्फ दूध नहीं, दूध के सारे प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए और उससे आगे भी अब बढ़ चुके हैं। हाई क्वालिटी लो प्राइस, क्वालिटी इनका अच्छा है, प्राइस नॉर्मल है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, तो बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाउच्ड मिल्क ब्रांड, यानी अगर कोई पूरे वर्ल्ड में है जो पाउच मिल्क देता है सबको, तो आई गेस अगर हमारी कंट्री का है तो सुधा और राज से ज्यादा बेटर है, तो सबको प्रोवाइड कर रहा है और एज अ कंट्री के बाहर भी दे रहा है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाउच मिल्क ब्रांड, एनुअल टर्नओवर ऑफ $1504 मिलियन, यानी इनका टर्नओवर 1504 मिलियन है पर ईयर।
टर्नओवर highly का मतलब समझ diverse में आया? product mix. ये हिमांशु, टर्नओवर का मतलब समझ में आया हिमांशु? यस पर ईयर इनकम ना, नहीं बॉस, मतलब ये एक साल में इनकम नहीं है, कितना। नहीं जैसे मान लेते हैं कि मेरी एक दुकान है ना, यस तो मेरे दुकान में एक दिन में 15,000 का टर्नओवर है, इसका मतलब क्या हुआ? और अगर एक दिन में एक दिन में 15,000 का टर्नओवर है तो महीने का टर्नओवर कितना हुआ, ये समझाए ये बात। 15,000 का टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि हमने 15,000 का सामान बेचा, हमने 15,000 का सामान खरीदा तो 15,000 रुपए दे दिया और सामान खरीदा अपने दुकान में, और फिर उसको बेचा तो 15,000 आया, तो ये आया और गया, इसी को टर्नओवर बोलते हैं। तो डेली 15,000 का मान लेते हैं, हम किसी चीज को साबित करने के लिए कॉन्स्टेंट करना पड़ता है, तो हम डेली 15,000 रुपए का सामान खरीदते हैं और फिर उसको दिन भर बेच करके शाम में हमको 15,000 रुपये आ जाता है, ये हो गया 15,000 रुपए का टर्नओवर। समझ में आया? यस तो इसी को 30 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 15 या 45, 4,50,000। तो 4.5 लाख का टर्नओवर हो गया महीने का। क्लियर? फाइन। तो अब ये बात हो रहा है कि एनुअल टर्नओवर जो है ना वो डॉलर 1504 मिलियन है, इसको तुम डिवाइड कर दो 365 से, 365 से, तो पर डे का टर्नओवर तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसको कैलकुलेटर में कोई आदमी डिवाइड करके बताइए तो 1504 365, मतलब हम इसको 12 भी कर सकते थे महीने का, लेकिन हमको पर डे का चाहिए। 1504 डिवाइड मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और भी डॉलर है, रुपया में तो और बढ़ जाएगा। 4.12 million. 4.12 मिलियन पर डे का बाबू ये टर्नओवर है, ऐसे समझिए। तो 4.2 मिलियन का मतलब क्या हुआ अभी डॉलर में, तो 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख हो गया, तो 40 लाख डॉलर का टर्नओवर पर डे का है। अब 40 लाख डॉलर को आप 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रुपया निकल जाएगा। तो 40 लाख मतलब कि 40 और प्लस 5 जीरो इंटू 75 कीजिए, तो अब जो रेट चल रहा है अभी का 40 लाख गुने 75, चालीस लाख गुने 75, 30 करोड़, करोड़. 30 करोड़। 30 करोड़। ठीक है, तो इतने का टर्नओवर पर डे का है बाबू। तो समझ रहे हो कितना जबरदस्त सिस्टम है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या सिस्टम है कि इतना करोड़ का टर्नओवर पर डे का है। अब समझ में आया इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सप्लाई चैनल ऑल। इतना करोड़ पर डे, मतलब हमने 15,000 का एग्जांपल जो दिया, ठीक है, वो इनका 30 करोड़ का, 30 करोड़ होगा कि 300 करोड़ होगा यार, नहीं 30 करोड़ होगा, सॉरी 30 करोड़। ठीक है पुराना ही डेटा है। ठीक है मुस्कान प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. Highly diverse product mix. Products में तो वैरायटी ले ही आए ये लोग. Robust distribution networks, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छा किया, हर छोटे से छोटे शॉप में और हर बड़े से बड़े मॉल में इनका सामान है. वीकनेसेस क्या है? तो रिस्क ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन सिस्टम. जितने ज्यादा एम्प्लॉय हैं, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो उतना ही ज्यादा अगर एक लोग को कोई प्रॉब्लम होता है या अगर एक लोग गलती करते हैं तो उससे पूरा सप्लाई चेन सिस्टम गड़बड़ा सकता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं. तो इसलिए रिस्क है, ये इनका वीकनेस है. स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन वीक इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा तो नहीं है और ये डिपेंडेंट है हमारे ही कंट्री पे, क्योंकि ये हमारे ही कंट्री के ओरिजिन है. तो थोड़ा सा इनका डिपेंडेंसी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनको वीक बना दे रहा है. वीक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, एक मिनट मुस्कान, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? वीक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ सर? मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इनके लिए सारे फेवरेबल नहीं है. ना वो पॉलिसी कहाँ से आ गया? तुम सिर्फ इसके लिए बात इंफ्रास्ट्रक्चर बात करो ना सर तो ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा वेद? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? वो सिंपल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर पावर हो गया बाबू, रोड हो गया, सबसे पहले रोड आ जाएगा ना। यस सर।
वही सर सबसे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, Yes. रोड के बाद आ जाएगा व्हीकल, उसके बाद आ जाएगा बिजली, है ना, उसके बाद आ जाएगा आपका वेयर हाउस, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका रिटेल आउटलेट्स, ये पूरा मिला करके इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, है ना, रोड से लेकर के वो जो अमूल का जो बूथ है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो कुल मिला के शहर में इंतजाम होना चाहिए ना कि हर जगह पर बूथ बन सके। जी सर। अब बहुत डिस्टेंस डिस्टेंस पे अगर बूथ बनेगा, जो मतलब मिल्क का जो बूथ होता है, जहाँ सुबह हम लोग 6 बजे 5 बजे जाते हैं दूध लेने के लिए, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो शहर में ये निजाम होना चाहिए कि भाई बूथ के लिए जगह रहे, है ना। तब उसमें क्या है कि अब जो मतलब जैसे पटना की बात करें, ठीक है, अब तो बहुत बेहतर हो रहा है। अब बहुत जगह क्या है ना कि बहुत ही नैरो मतलब सड़क जो है, जैसे कि आप महेंद्रू की तरफ जाइए, अशोक राजपथ से आगे बढ़िए और फिर महेंद्रू की तरफ, तो बहुत ज्यादा नैरो ये है, आपका सड़क जो है वो बॉटलनेक हो जाता है, ठीक है। तो वो वहां पर थोड़ा सा वीक, जबकि आबादी बहुत घनी है, मार्केट बहुत बड़ा है। अब है कि थोड़ा स्पेस रहेगा तो फिर उसका बेहतर हो जाता है। फिर कि रोड भी, अब तो सब रोड बना, पहले उतना रोड भी नहीं था, ठीक है। तो ये सब सारा था कि वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बहुत चीज बेहतर हो गया है, लेकिन अभी बहुत बेहतर होना बाकी है, ठीक है। फाइन, आगे बढ़िए। alliance with third parties who do not belong to the organized sector. इनको हाँ, अलायंसमेंट करना अच्छा लगता है, ये चाहते हैं कि हर हर तरह की कंपनी से रिलेशन बनना है, अच्छा लगता है का बात नहीं है, जिसको कहते हैं बट बाबू वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, कि इंटीग्रेट किया है, क्योंकि खुद से काम करेंगे ना तो मेरा जो एक्सपर्टीज है, तो वीकनेस में ये बात लिखी हुई है मुस्कान, ठीक है। अच्छा लगता सर है ये ये नहीं इसलिए बात। लिखी है कि उन सब पार्टीज के साथ अलायंस तो कर रहे हैं, मगर कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपनी इनकी तरह स्टैब्लिश्ड हो। तो कभी कभी ये लोग गलती भी कर बैठते हैं कि वो कंपनी स्टैब्लिश नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उनके साथ कनेक्शन कर लेंगे। अगर वो लोग इनको दूध और सारा सामान सप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस दूध में कोई प्रॉब्लम हो, और इससे इनसे कंप्लेन्स तो इनकी कंपनी को मिलेंगे ना, अमूल को। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, पेनिट्रेट इंटरनेशनल मार्केट पे अपनी एक अच्छी जगह बना ली है। Diversely product portfolio to enter new product categories and expand existing categories like processed food, chocolates, etc. अपने प्रोडक्ट्स को तो बहुत सारी वेराइटीज में बांट दिया, अब नए नए कैटेगरीज में पैर रख रहे हैं, लाइक प्रोसेस्ड फूड्स, जो ऑलरेडी का जो जस्ट गेट टू रेडी फूड है, लाइक मैगी हो गया, या कुछ चिप्स वगैरह होते हैं जो जस्ट पैकेट में होते हैं और घर लाकर जस्ट छान कर उसको खा सकते हैं, तो इस तरह के चीज में भी आ रहे हैं। अमूल का चॉकलेट्स भी निकाला, डार्क चॉकलेट निकाला, जो नॉर्मली अभी केक बनाने में काफी हेल्प किया। ओके। अब थ्रेड्स, कॉम्पिटिटर्स, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले एंड ब्रिटानिया, ये तीन कंपनी इनके टक्कर की है, इसलिए इनको डर है कि हो सकता है ये उससे लूज कर सके। स्टिल कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज इन बटर, बटर के मामले में बाकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनसे थोड़ा बहुत कंपटीशन इनका है, तो ये इनके लिए एक डराने वाला बात है। ग्रोइंग ब्रिटानिया का प्राइस ऑफ चीज आया मिल्क, था, ब्रिटानिया का भी चीज है, ब्रिटानिया का भी चीज है, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहा। ब्रिटानिया का चीज एक फ्लॉप है मेरी नजर में। अमूल चीज ही मार्केट लीडर है अभी। सर हम लोग तो जानते भी नहीं है ब्रिटानिया चीज। वो दुकान में तो रखा रहता है, ब्लू कलर का पैकेट है। नोटिस नहीं किया। सही है। ग्रोइंग प्राइस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे मिल्क का प्राइस बढ़ रहा है, हर दिन हर महीने लगभग 1 रुपया 2 रुपया बढ़ ही जाता है, और उसी इनको अपना दूध का प्रोडक्ट बनाना है और उसको फिर सेल करना है, तो ज्यादा प्राइस पे बेच नहीं सकते, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम है कि ज्यादा प्राइस पे खरीदना भी और कम प्राइस पे सेल भी करना है, तो थोड़ा सा ये लूज कर ओके। सकते हैं। बिजनेस ठीक है। मॉडल, रॉ मिल्क से चले थे, नॉर्मल दूध से चले थे, अब कंडेंस मिल्क पे आ चुके हैं, घी बटर क्रीम सब बनाने लगे, पैकेज्ड मिल्क बनाने लगे, लाइक जो मिल्क है उसको पैस्चराइज करके पैक किया। आइसक्रीम बेवरेजेस, आइसक्रीम्स में भी वेराइटीज ले आई। ड्राइड स्किम्ड मिल्क अमूल। पाउडर, अमूल का जहाँ दूध, आइसक्रीम आइसक्रीम अच्छा है अमूल का, ऑफ कोर्स, यस मतलब सर, सभी अच्छा है, मतलब एक एज ए कस्टमर हम बोल रहे हैं, एज अ कस्टमर आई एम टॉकिंग, आइसक्रीम अच्छा है। और ड्राइड स्किम्ड मिल्क पाउडर, इसका तो बहुत कंजम्पशन है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है, ड्राइड अमूल्य स्किम। का, अमूल्य हाँ। स्प्रे, यस सर। हम्म,
इसमें इसका जो यूज है ना, मतलब हम तुमको एक बार बता रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, दो आई एम नॉट अ कुक, अ वेरी गुड कुक, बट कोई भी आप अगर स्वीट डिश बना रहे हैं, ठीक है, हलवा बनाया, जो भी स्वीट डिश है, उस पे सिर्फ ये जो मिल्क पाउडर है ना, इसको स्प्रिंकल कर दो, ठीक है, टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है, सिंपल, इसको स्प्रिंकल करने से। खैर, ठीक है, प्रोसीड। मार्केट सेगमेंटेशन करने से इनको ये फायदा मिलता है कि हर तरह के ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। तो सबके लिए कुछ अलग अलग चीज निकाले, लाइक किड्स के लिए अमूल कूल चॉकलेट मिल्क, उनके लिए दूध मिल्क पाउडर टाइप का डालकर, लाइक जैसे लोग हॉर्लिक्स पीते हैं, कॉम्प्लान पीते हैं, इसी टाइप का टेस्ट आता है, अलग से चॉकलेट मिल्क निकाला। न्यूट्रोमुल एनर्जी ड्रिंक भी निकाला। अमूल कूल मिल्क शेक निकाला जो बच्चों को पसंद होता है, तो बच्चों के लिए एक अलग स्पेस कर लिया। मिल्क शेक भी बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, बहुत सक्सेसफुल। यस। हम्म वुमेन के लिए अमूल कैल्सी प्लस, तो ऐसा हम्म, प्रोडक्ट निकाला जिसमें थोड़ा सा कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा, और नॉर्मली लोग बोलते हैं कि वुमेन का जो कैल्शियम अमाउंट है वो 30 एज के बाद रिड्यूस होने लगता है। रिड्यूस होने तो लगता है ऐसे आपको। तो ऐसे टारगेट किया कि वुमेन को लगे कि हाँ मेरा अगर कैल्शियम रिड्यूस हो रहा है तो अमूल कैल्सी प्लस पियेंगे तो उससे मेरा कैल्शियम वापस आ जाएगा, तो एक उनको अलग टारगेट कर लिया। यूथ के लिए अटरली डिलीशियस पिज्जा पिज्जा निकाला। इवेंटल चीज निकाला, वो लेयर्ड वाइज जो चीज होते हैं। अमूल चीज स्प्रेड्स चीज निकाला, जो नॉर्मली यूथ लोग ज्यादा स्पाइसी चीज चीजी चीज ही खाना पसंद करते हैं, तो इनको टारगेट कर लिया। जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं, जिनको वेट नहीं बढ़ाना है, जिनको लगता है कि अगर हम ज्यादा शुगर वाला खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके लिए अमूल लाइट निकाले, जिसमें कि शुगर का अमाउंट, मिल्क का अमाउंट बहुत कम हो तब भी टेस्ट में अच्छा हो। शुगर स्किम्ड मिल्क पाउडर, जिसमें चीनी कम हो, वैसा मिल्क पाउडर निकाल लिया। एंड अमूल लाइट स्लिम एंड ट्रिम मिल्क, दूध में ऐसा दूध निकाला फैट जो कम फैट फैटी हो, हटा लो दिया। फैट मिल्क। यस सर। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग थे उनके लिए न्यूट्रा अमूल, अमूल शक्ति हेल्थ फूड एंड ड्रिंक, अमूल शक्ति का सारा दूध भी आता है, अलग से ड्रिंक्स भी आता है। तो हेल्थ कॉन्शियस वाले के लिए, जिनको हेल्थ जाना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इस टाइप का वेरायटी निकाला, मतलब हर तरह को टारगेट करना चाहा। बहुत सारे पेशेंट भी होते हैं जिनको कैलोरी नहीं, मिल्क तो चाहिए, मिल्क बहुत ही बैलेंस फूड है एक्चुअली। मिल्क को अपने इंडिया में जो जिस संज्ञा में रखा जाता है, तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि दूध पियो। पुराने लोगों को पूछिएगा तो बोलेंगे कि दूध खा लो, तुमने दूध खाया, तो ये फूड है एक्चुअली। ये आप लोग अपने ग्रैंड डैड बैच से पूछिएगा तो वो कभी नहीं बोलते कि दूध पी लो, वो बोलते दूध खा लो, ठीक है। तो ये पूरा फूड है, खाना एक्चुअली है मिल्क। जब जो दो द स्टेट ऑफ मैटर इज दैट इज लिक्विड, बट इसको परसेप्शन जो है ना, उसको सॉलिड में रखा जाता है, मतलब दूध खाना खाया जाता है। तो उसमें ना, इसमें एक डिस्कशन है बाबू, कि जैसे जिस तरह से हम लोग मिल्क को कंज्यूम करते हैं, तो ग्लास लिया और पूरा पी गए, ये करते हैं ना हम लोग। यस हाँ, ये गलत है, क्योंकि अगर इफ यू गो बैक पे, अगर बोला गया कि दूध को खाओ, इसका मतलब है उसको सिप बाय सिप करके उसको धीरे धीरे बॉडी में अंदर डालिए, सो दैट कि वो जा करके सही से सेटल हो, ठीक है, और सही से डाइजेस्ट हो। एक बार में जो रश कर देते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो वो गलत प्रैक्टिस है। उसी तरह से पानी को भी कहा जाता है कि पानी को खाना चाहिए, पीजिए मत। तो दैट्स कि एक एक घोट, दो दो घोट करके पीजिए, मतलब पानी को खाइए, तब जाके वो सिस्टम में एडजस्ट करता है, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट। इंडस्ट्री बेस्ड मार्केट सेगमेंटेशन, किस किस इंडस्ट्री को कैसा कैसा सामान चाहिए उस बेसिस पे किया। लाइक रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप चेन एंड आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, इन लोग को चाहिए था दूध, तो इन सबको दूध सेल करना शुरू किया। एंड बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरीज, पिज्जा आउटलेट, स्नैक्स आउटलेट्स, जहाँ मेनली स्नैक्स बिकते हैं, जो होटल्स वगैरह हो गए, या जहाँ सिर्फ इस टाइप का स्नैक्स बिके, लाइक पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, समोसा वगैरह, तो वहां इन्होंने चीज, बटर, घी ये सब सेल करना शुरू किया, क्योंकि वहां तो इसका यूज था। तो हर तरह से इन्होंने मार्केट को सेगमेंट कर दिया ताकि सब जगह दूसरा, इनका प्रोडक्ट भी पहुंच सके। बहुत सारा जो प्रोडक्ट है खाने पीने का, उसमें जो कस्टमर का डिमांड था कि इट शुड बी accompanied with, इट शुड बी मेड विद अमूल बटर। अमूल बटर की वजह से वो डोसा बेहतर हो गया, अमूल बटर की वजह से वो पराठा बेहतर हो गया, ठीक है। तो ये अमूल बटर का पोजीशनिंग, ठीक है, कि आप जो भी काम करेंगे तो आप अमूल बटर में कीजिए। अमूल बटर की वजह से पाव भाजी बेहतर हो गया,
मतलब घी को रिप्लेस कर दिया बाबू, उसमें बटर डाल दिया आप। ये बहुत ही शानदार अचीवमेंट अमूल बटर का। ठीक है। BCG मैट्रिक्स ऑफ अमूल, हम्म, बिजनेस ग्रोथ रेट इनका कैसे हुआ, तो अमूल चीज का सबसे ज्यादा हाई था, और अमूल चॉकलेट ड्रिंक और अमूल बटर थोड़ा सा कम था उस समय जब इन्होंने स्टार्टिंग किया था। तो अमूल चीज और जो है वो अमूल चीज स्टार में आएगा, काऊ में नहीं आएगा। अमूल बटर तो काऊ में आएगा कि अब अमूल बटर के लिए बहुत ज्यादा ऐड की जरूरत नहीं है, किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं है, वो बिक रहा है, आराम से बिक रहा है। ठीक है ना। तो यस सर, अमूल अमूल चीज को भी बोलने की किसी को जरूरत नहीं है, अमूल चीज भी तो मेरे ख्याल से काऊ में होना चाहिए। बीसीजी मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क है, डॉग है, आपका स्टार है, और ये क्या कहते हैं उसको, काऊ है, कैश काऊ बोलते हैं। तो कैश काऊ का कंसेप्ट क्या है कि भाई इस पे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब ऑटो फॉर्मेट में जा चुका है, अब लोग भी खरीद रहे हैं, इस पे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो अमूल चीज पे भी तो मेहनत की जरूरत नहीं है, ये भी तो खूब बिकता है। सर मे बी हमको इनका लगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा। हमको सर अमूल बटर से कम है अमूल चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जहाँ अमूल बटर ज्यादा बिकता है वहाँ अमूल चीज जो है वो बहुत ही अमूल बटर, रेयर। हाँ, अमूल बटर तो यूनिट ऑफ लाइफ हो गया बाबू। यस सर। मतलब अब जो भी राशन का सामान आएगा तो अमूल बटर तो आएगा ही आएगा, वो अंडरस्टूड है, ये यूनिट ऑफ लाइफ हो गया है। ठीक है, तो कैश काउ में ये तो ठीक है, लेकिन हमको लगता है अमूल चीज भी है भाई, मतलब ठीक है उतना टर्नओवर नहीं होगा जितना अमूल बटर का है, लेकिन फिर भी अमूल चीज खैर हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अमूल चीज को जो है ना आप कैश काउ में डालिए, क्योंकि बहुत बिकता है मेरे हिसाब से। और कुछ कुछ प्रोडक्ट चीज का है, जैसे अमूल चीज स्प्रेड है, अमूल चीज स्प्रेड है, ठीक है, वो अभी उसको आप स्टार में डालिए, सर जिसको क्योंकि अभी तो इतना अवेयरनेस ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं हम लोग को कि उसको किस किस चीज में यूज करना है, तो इसलिए कम है। चलिए ठीक है। चॉकलेट आपका क्वेश्चन मार्क में है ना, चॉकलेट एंड आइसक्रीम क्यों क्वेश्चन मार्क में है? क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। सर आइसक्रीम तो चल रहा है, चॉकलेट का डाउट है। चॉकलेट चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कैडबरी का बहुत बड़ा मार्केट है ये ना। यस सर, यस सर। ठीक है। और डॉग में जो है आपका न्यूट्रामुल है। न्यूट्रामुल क्या है? हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। नहीं मतलब क्या है, ये पाउडर है, हॉर्लिक्स टाइप का है, डाइट सप्लीमेंट है, ये है क्या? बच्चों का, एक बच्चे का फोटो बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो हॉर्लिक्स टाइप का प्रोडक्ट है, डाइट सप्लीमेंट। यस सर। ठीक है। मतलब एक्चुअली अमूल चीज को देख के हम थोड़ा इमोशनल हैं, मतलब अमूल चीज स्टार में थोड़ी होगा, कैश काउ में होना चाहिए, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में तो बहुत लोग नहीं इस्तेमाल करते होंगे चीज, ये भी बात है, क्योंकि इंडिया में टोटल मिला करके 6,64,000 गांव है, मतलब 6.5 लाख का हिसाब किताब आता है, तो पूरा गांव में चीज शायद नहीं बिकता होगा, लेकिन बटर तो सर बिकता है। बट लिखा, लाइक इस ग्रुप में जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट शेयर अच्छा है अमूल चीज का, बस बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस रेट उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा होगा, लोगों को इतना नॉलेज नहीं है इसलिए इनका बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब वो कंपैरेटिव हो सकता है, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग। Yes. और न्यूट्रामुल का अमूल प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, अमूल नेवर फॉरगेट्स इट्स प्राइमरी कस्टमर, अमूल के जो बेस कस्टमर है उन्हें नहीं भूलता है। अमूल कलेक्ट्स 44,000 नहीं 4,47,000 liters of milk from 2.12 million farmers, यानी आज भी फार्मर से ही दूध कलेक्ट करता है, मतलब जिससे इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी कंपनी को, उन्हें नहीं भूला है। प्रोडक्ट फॉर यूथ, अमूल लॉन्च्ड चॉकलेट मिल्क अंडर ब्रांड, चॉकलेट मिल्क इन्होंने लाया जो कि यूथ को पसंद आया। नेम ऑफ अमूल कूल कोको टारगेटिंग द यूथ, अमूल कूल का तो अभी भी जो ऐड आता है तो यूथ को ही टारगेट करके आता है, उन्हीं का दिखाता भी है ताकि लगे कि हाँ अमूल कूल एज समर वैकेशन, समर के टाइम में ज्यादा यूजफुल है। प्रोडक्ट फॉर डायबिटिक पीपल, अब जिन्हें डायबिटिक है, जो दूध का ज्यादा यूज नहीं कर सकते, शुगर नहीं ले सकते हैं, उनके लिए इंडिया फर्स्ट प्रोबायोटिक वेलनेस आइसक्रीम, ऐसा आइसक्रीम जिसमें शुगर लेवल बहुत कम हो और डायबिटिक लोग को प्रॉब्लम ना हो। शुगर फ्री डिलाइट्स फॉर डायबिटीज, शुगर फ्री चॉकलेट्स भी लाया ताकि वो खा सके, मतलब वो जो डायबिटिक पर्सन है वो भी इनके टारगेट से बाहर ना हो जाए, इसलिए उनके लिए भी एक अलग सिस्टम निकाल दिया। गुड।
ठीक है। प्रोडक्ट बॉडी हेल्थ Product- कॉन्शियस, एक प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट रेंज तो बहुत है। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। वो तो पूरा प्रोडक्ट रेंज प्रोडक्ट मिक्स है ही। अब इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कीजिए। What are the market segments that Amul can penetrate? Are there any other segment alternative available to Amul? हाँ, alternative और क्या है अमूल के लिए? तो इसमें लिखा हुआ है 2 segments, consumer and industry, जिसमें alternative segment में है railways, educational institution and export। हाँ, रेलवे में तो बहुत बड़ा सप्लाई हो सकता है, होता भी होगा, लेकिन और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसको टारगेट किया जा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ ये क्या हुआ, ये क्या सेगमेंट है? सर देखना आपको। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने भी लोग हैं सारे यूथ हैं, तो उन्हें दूध दही बटर वगैरह तो चाहिए नहीं होता है। ऐसे नहीं, तो दैट करिए मार्केट नया और भी इसको ये करना है। तो जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका हॉस्टल्स जो है उसमें सप्लाई करते हैं हम लोग, बल्क में ऑर्डर मिलेगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, और एक्सपोर्ट तो खैर पूरी दुनिया में है, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट में क्या है कि जिस जिस कंट्री में आपका प्रोडक्ट नहीं है उसको जाके वहाँ मार्केट अवेलेबल बनाइए, कराना है। ठीक है। सबसे बड़ा तो मार्केट बाबू मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट कंप्राइज ऑफ मोर देन 57 कंट्रीज, 57 कंट्री है, या कहीं पूरा रिजल्ट आता है कोई 60 बोलते हैं, कोई 57 बोलते हैं। तो अगेन मिडिल ईस्ट जो है ना बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, उसमें अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्लेंटी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इफ यू वेयर द मार्केटिंग चीफ ऑफ अमूल, हाँ इसको एक्सप्लेन कीजिए, मुस्कान इसको एक्सप्लेन कीजिए। If you were the market chief of Amul, what other innovations would you make in your market strategy? अगर मार्केट चीफ होते अमूल के तो क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाते? मोर कंज्यूमर सेंट्रिक, ऐसे तो कंज्यूमर को ऐसे भी फोकस कर रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूमर पे फोकस करता है, मे बी उनके जरूरत का कुछ और चाहिए होगा, लाइक चीज बटर से ऊपर उठकर अगर उनको लेटेस्ट कुछ और चाहिए तो उसका सेलिंग कर सकते हैं। Installing bulk milk chillers and automatic milk collection system in all our village cooperative society. Like सब दूध अगर वो गाय का दूहेंगे तो उससे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो जिस जिस गांव से ये लोग दूध ले रहे हैं वहाँ ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन लगा दे, उसमें जिससे और कि भी बस अभी मशीन्स के। उसमें और भी बहुत काम होना बाकी है, अभी भी बहुत सारा पुराना मॉडल ही फॉलो हो रहा है, उसमें नया इनोवेशन की जरूरत है, जो मिल्क कलेक्शन का और फिर उसको प्रिजर्व करके प्लांट तक पहुंचाना, ठीक है। ताकि उसमें खराब भी ना हो और रह हाँ भी जाए। खराब नहीं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू वो बरकरार रहे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत काम होना बाकी है, मतलब उसमें मतलब कंटिन्यूअस चेंज होते रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है एडवर्टाइजिंग ऑन लोकल केबल, नेटवर्क रेडियो एक्सेट्रा और क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस तो चाहिए ही चाहिए। चलिए थैंक यू, ग्रेट। ओके फाइन, ठीक है। सौरभ घोष और ये क्या नाम, कौशल शराफ, इज देयर? नहीं, यस सर। कौशल नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आप करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। फाइन, क्योंकि प्रेजेंटेशन अब है और फिर नंबर हमको नंबर अलॉट करना है आपका इसमें, तो सब लोग अपना सबको मैसेज दीजिएगा कि अपना प्रेजेंटेशन आप सीरीज शुरू करें, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। ओके